जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जीवन के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे सारा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी आईक्यू पे। आज हमारे साथ ऐसी शख्स जुड़ी हैं जिन्होंने आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन में रैंक 22 हासिल की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है उपासना दे का स्टडी आईक्यू पे। Thank you, Divyanshi. I am, as you have said, I am Upasana Deka. I was born and brought up in Assam, in a small district called Kamrup. And I have done my master's in economics from Cotton University in 2017. And I have, in the recently declared EPSC results, I have secured rank 22 under the Assam Land and Revenue Cadre. बहुत बहुत बधाई उपासना आपको इस इतनी अच्छी उपलब्धि के लिए। उपासना, आपसे पूछना चाहेंगे इस एग्जाम के लिए मोटिवेशन कहां से आई? एक्चुअली मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरे जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो। सो आई डेस्परेटली वांटेड टू overcome my financial crisis, and that's why I desperately wanted a government job, any government job, not exactly APSC or UPSC. So that somehow motivated me to work hard for EPSC. When I cleared prelims, after that I worked really hard for the mains and for the interview, and finally I cleared. After my master's, I joined a private institution in Guwahati, that is Srimanta Shankar Academy, situated in Pan Bazar. That was, I think, my turning point in my life, because that gave me some sort of financial stability for which I could invest in coaching. I could invest in online materials also. And that was, I think, my turning point. Yes, I have to agree that. आपकी स्टोरी देखकर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आपने इंश्योर किया और फिर आप इस एग्जाम की तैयारी के लिए आगे बढ़ गई। जी बिल्कुल, मैं सोचती हूँ मोटिवेशन सबके लिए होता है। अपना जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है वो वीकनेस नहीं होता है, उसको स्ट्रेंथ बनाना पड़ता है। वो काफी हद तक हमारा स्ट्रेंथ ही होता है, लेकिन हम उसको वीकनेस समझ के उसको हम नजरअंदाज करते हैं, लेकिन उसको हमें स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही उपासना। उपासना, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे इस एग्जाम की तैयारी, जैसा कि आपने बताया मास्टर्स के बाद आपने इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया, किस प्रकार आपने तैयारी को अप्रोच किया? पहले तो मैंने एक कोचिंग अफोर्ड किया, क्योंकि मुझे गाइडेंस चाहिए था, क्योंकि फैमिली में कोई ऐसा हमारा नहीं था फैमिली मेंबर जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है। एपीएससी या एसीएस की जॉब तो बात की बात है, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं था जो हमें गाइड कर सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में। मुझे गाइडेंस की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने एक कोचिंग, बहुत ही कॉस्टली कोचिंग ज्वाइन कर लिया गुवाहाटी में, अपना सारा अकाउंट का पैसा खर्च करके। बहुत ज्यादा रिस्क लिया उस टाइम में, क्योंकि मेरे माय फैमिली वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, बट फिर भी मैंने रिस्क लिया। और उसके बाद मुझे गाइडेंस मिला, उसके बाद मैंने खुद से बहुत ज्यादा तैयारी की। प्रीलिम्स तो मेरा हो गया, लेकिन मेंस के लिए मैंने खुद से तैयारी की थी, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया। और वाइवा में भी मैंने कोई मॉक इंटरव्यू भी नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम ही नहीं था, सिंस आई वाज वर्किंग। सो आई did not get much time to study. I did not get to use much materials or paper materials specially. इसीलिए मैंने ज्यादातर ऑनलाइन मटेरियल्स में ही अपना सब टाइम दे दिया, और ऑनलाइन मटेरियल्स ने मुझे ज्यादा हेल्प किया है। तो जब लोग मुझे पूछते हैं क्या बुक्स पढ़े क्या बुक्स पढ़े, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने उतना ज्यादा बुक्स तो पढ़े नहीं थे। ऑल्दो लोग सोचेंगे कि बुक्स बिना बिना बुक्स पढ़े ऐसा हो गया क्या, नहीं, बुक पढ़ा है मैंने, लेकिन उतना नहीं। ऑनलाइन मटेरियल्स मैंने ज्यादा यूज किया था, और वो काफी हद तक हेल्पफुल था। जिस तरीके से आपने कहा कि आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया, शायद इसी को कहते हैं डर के आगे जीत है, और इस चीज को आप बहुत अच्छे से प्रूव करती हैं। यस, थैंक यू। उपासना, आपसे पूछना चाहेंगे, आपने जैसे कहा कि प्रीलिम्स की तैयारी आपने की, मेंस के लिए आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, तो प्रीलिम्स प्लस मेंस किस तरीके से इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ एस्पिरेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए इस एग्जाम में? ऐसा नहीं है कि हम प्रीलिम्स का अलग से तैयारी करेंगे, मेंस का अलग से तैयारी करेंगे। तो प्रीलिम्स के पहले ही जब हम कोचिंग जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तभी से हमें मेंस की ही स्टार्ट प्रिपरेशन करनी चाहिए, तभी हमारा एक एक्सटेंसिव स्टडी होता है। तो मैंने एक्सटेंसिव स्टडी किया था, लेकिन प्रीलिम्स के 2 महीने पहले से मैंने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व किए थे। उस टाइम मैंने इतना एक्सटेंसिव स्टडी नहीं किया, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व किए। टेस्ट सीरीज मैंने नहीं लिया था, लेकिन ऑनलाइन में जितना फ्री मटेरियल अवेलेबल है उतना ही मैंने किया।
तो एमसीक्यू सॉल्व किए थे, उसने एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद मुझे काफी हद तक कॉन्फिडेंस मिला था कि चलो प्रीलिम्स हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मैंने, सिर्फ यही नहीं, और ये था दिव्यांशी, मेरे मतलब केस में ये था कि मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम के दिए थे, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे। तो कुछ हद तक ऐसा हो गया था, मुझे अंदाजा आ गया था कि ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम में, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो मेरा वैसे ही प्रैक्टिस हो गया था। तो वो एक बात थी। और मेंस के लिए मैंने बहुत ज्यादा ऑप्शनल्स पे ध्यान दिया था, जीएस में ध्यान दिया था, लेकिन ऑप्शनल्स में, क्योंकि एपीएससी में हमारा जो पैटर्न था वहाँ पे ऑप्शनल्स में ज्यादा वेटेज था। तो मेरा एक एडवांटेज ये था कि आई हैव डन ऑनर्स इन, आई मीन आई हैव डन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, so I choose economics without a doubt. And also I was familiar with the subject education, and it was a much easier subject I found. तो इकोनॉमिक्स और एजुकेशन में ज्यादा ध्यान दिया, और इंग्लिश में उतना प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी, एसएमएस मीडियम स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन इंग्लिश ग्रामर हमारा बहुत स्ट्रांग था पहले से ही। हमारे जो टीचर थे स्कूल में, हमें पहले से ही इतना इंटरेस्ट डेवलप किया इंग्लिश में कि हम बहुत अच्छे से मैनेज करते थे। इंग्लिश के जो पेपर था, ऐसे हो या फिर ग्रामर हो, तो उसमें इतना डिफिकल्टी नहीं मिला। तो ऐसे ही मेंस चला गया। और सिंस आई वाज वर्किंग, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कब मेंस खत्म हो गया, कब मेंस का रिजल्ट आने में बहुत देर हुआ, लेकिन कब वाइवा खत्म हो गया कुछ पता ही नहीं चला। एक साथ में सब कुछ खत्म हो गया ऐसा लगा मतलब। तो आपने कहा कि इस एग्जाम को जब आप दे रही थी तो समय बहुत जल्दी बीत रहा था। शायद इसी को कहते हैं, जब अच्छा परिणाम आने वाला होता है तो समय का पता नहीं चलता है, और रिजल्ट्स आज हम सभी के साथ हैं। उपासना, आपने बताया कि आप जब ये एग्जाम दे रही थी तो आप जॉब भी कर रही थी। आप प्लीज हमारे एस्पिरेंट्स को बताएं कि आपने किस प्रकार टाइम मैनेज किया। ऐसा है कि हम सीख तो सभी से सकते हैं, हम सभी लोगों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मेरे केस में मेरा एडवांटेज ये था कि मैं नॉलेज के एक दुनिया में ही थी जहाँ पे सारे लोग नॉलेज की ही बात करते हैं, इंफॉर्मेशन की ही बात करते हैं। मुझे कोई भी डाउट होता था, मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के पास जाती थी, लॉजिक एंड फिलोसॉफी या एजुकेशन या इकोनॉमिक्स मेरे एचओडी, या फिर मुझे न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन रिएक्शन के बारे में जानना होता था, मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट चली जाती थी। फिर आपको देखिए, असम का जो मुगा सिल्क है उसका अगर साइंटिफिक नेम जानना होता था, मैं बायोलॉजी डिपार्टमेंट में चली जाती थी। तो मेरा यह था कि मुझे कहीं से भी सीखना है। तो मेरा एक एनवायरनमेंट था कॉलेज में, स्टडी एनवायरनमेंट ऑलरेडी था, और मेरा जो है स्टूडेंट्स के साथ हमेशा इंटरेक्शन होता था। तो कभी भी कोई नया टॉपिक आता था या फिर नया करंट इशू निकल के आता था, मेरे स्टूडेंट्स ही मुझसे इतना क्वेश्चंस करते थे कि मुझे स्टडी करना ही पड़ता था। देयर वॉज नो वे आउट, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स को जवाब देना पड़ता था। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मेरे जॉब में ये मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ मैनेज करने में। हाँ, मैं थोड़ा ये था कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के कारण मैं गुवाहाटी सिटी में नहीं रह पा रही थी। आई कुड नॉट अफोर्ड अ रेंटेड हाउस। तो मैं घर से ही अप डाउन करती थी और बहुत दूर तक मुझे जाना पड़ता था। तो बस में भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा गूगल में सर्च करती थी, या फिर स्टडी एक्टिव्स के वीडियोस भी देख लिया करती थी। तो वैसे भी मेरा प्रिपरेशन हुआ था। तो ऐसे ही टाइम मैनेज कर लिया मैंने। और मेरा और एक एडवांटेज था कि मुझे समर वेकेशन मिला था, मेंस के पहले मुझे 1 महीने का समर वेकेशन मिला था, और उसकी वजह से आई थिंक मेंस में मुझे काफी ज्यादा एडवांटेज मिला इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो ऐसे ही मैंने प्रिपरेशन किया। जिस तरीके से आपने बताया आप माइक्रो टाइम मैनेजमेंट पे किस तरीके से ध्यान दिया, मुझे लगता है ये सभी एस्पिरेंट्स को सीखना चाहिए कि किस तरह माइक्रो टाइम मैनेजमेंट जिसको कहें वो करना है एग्जाम के दौरान। उपासना, आपने कहा कि आपने बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी। किस प्रकार स्मार्टली एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी को सेग्रीगेट, एक बार फिर से ये करेंगे। उपासना, आपने कहा कि आपने बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी लेकिन ऑनलाइन रिसोर्सेज का बहुत इस्तेमाल किया। तो आपने किस प्रकार ऑनलाइन रिसोर्सेज को स्मार्टली चूज किया, क्योंकि आज इंटरनेट के माध्यम से बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट, आपने ये बिल्कुल ठीक बात बोली है, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि आप कोई भी ऐप एक डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे कुछ भी टॉपिक सर्च कर लीजिए, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है कि आपको आधा घंटा या ये 1 घंटा कौन सा वीडियो देखना है वही देखने में चला जाता है। तो मैंने ऐसे ऐप्स को और उनके ईमेल्स को स्ट्रिक्टली मैंने इग्नोर किया है। मैं सच बता रही हूँ, कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं कि इतने सारे वीडियोस है, आप देखेंगे कौन सा।
वो डिसाइड करने में ज्यादा टाइम जाता है। तो मैंने क्या किया, ऑनलाइन मटेरियल्स फर्स्ट तो गूगल करती हूँ, कुछ भी टॉपिक जानना हो गूगल करती हूँ, और अगर टॉपिक को डिटेल्स में जानना होता है तो हमेशा मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है स्टडी आईक्यू, क्योंकि मुझे स्टडी आईक्यू के वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगते हैं, बहुत ही प्रिसाइज लगते हैं। So study IQ videos have been my constant partner in my learning process. That I can assure. और स्टडी आईक्यू का भी यही मोटो है, स्टूडेंट्स को उनके प्रिपरेशन के दौरान एक कांस्टेंट पार्टनर की तरह रहना। उपासना, आपने बताया ऑप्शनल में आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स था, लेकिन आप एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देती हैं, उनको ऑप्शनल किस प्रकार चूज करना चाहिए? मैं सोचती हूँ अगर एक सब्जेक्ट आपके लिए फेमिलियर है उसको चूज करना चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट है उसको चूज करना चाहिए, लेकिन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। सपोज मेरा ऐसा है कि मेरा हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, पॉलिटी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मैं हिस्ट्री का सिलेबस कैसे कवर करूंगी, ये एक डर था। इसलिए मैंने हिस्ट्री को ऑप्शनल कभी चूज नहीं किया, एजुकेशन को किया, क्योंकि एजुकेशन का जो सिलेबस था काफी छोटा था। तो हमको बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि सिलेबस हो, या फिर आपका इंटरेस्ट हो, या फिर आपका बैकग्राउंड हो। अगर बैकग्राउंड है किसी सब्जेक्ट में तो उसी को चूज करना चाहिए, क्योंकि इस बार एपीएससी में हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने जूलॉजी को लिया है ऑप्शनल, क्योंकि उनका बैकग्राउंड था। साधारण तौर पे जूलॉजी को ऑप्शनल नहीं लिया जाता है, हिस्ट्री पॉलिटी ये सब पॉपुलर सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हमारा बैकग्राउंड है किसी सब्जेक्ट में तो उसी को चूज करना चाहिए, वो मैं स्ट्रिक्टली मानती हूँ। उपासना, आपसे पूछना चाहेंगे आपने एसए पेपर की तैयारी कैसे की? ऐसे पेपर मतलब हमारा जो इंग्लिश का पेपर है वहाँ पे ऐसे लिखने को दिया जाता था, 50 मार्क्स के 2 ऐसेज लिखने पड़ते थे, और प्रेसी राइटिंग भी था, रिपोर्ट राइटिंग भी था, लेकिन वो कुछ ना कुछ तरीके से हमारा जो जीएस पेपर है उससे भी रिलेटेड था, क्योंकि करंट इश्यूज पे हमें ऐसे लिखने को दिया जाता था। तो अगेन मैंने करंट अफेयर्स में ध्यान दिया था ऐसे पेपर के लिए। करंट अफेयर्स के जो जितने भी टॉपिक्स आते थे उसको मैंने थोरली स्टडी किया, उसको लिखने के लिए मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस भी किया था टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ऐसा होता था इंग्लिश पेपर में जो 300 मार्क्स होता था उसको हमें 3 घंटे में ही कंप्लीट करना होता था। तो 300 marks in 3 hours it was not an easy stuff. That's why I practiced a lot actually. So मैंने previous year के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनको मैंने प्रैक्टिस के तौर पे लिया था, तो वहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गया और मेरा मतलब टाइम मैनेजमेंट भी वहाँ पे ठीक से हो गया था। उपासना, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपने बोला कि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया, बट कई सारे एस्पिरेंट्स बताते हैं कि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है एग्जाम की सक्सेस के लिए। आप क्या कहना चाहेंगी अपने एग्जाम्पल को देखते हुए? See, that depends on the individual. Actually, I claimed myself to be a state level debater. I used to participate in state level debate competitions, extempore speech competitions, although I could not win so many prizes, but I claim myself to be a state level debater. And for that, I think I did have some oratory skills for which I thought that, okay, I will be able to manage, even though I will be able to manage even if I do not appear in any mock test. So वो एक था, और मुझे टाइम भी नहीं मिला था क्योंकि मेरा जॉब भी था, इसलिए मुझे मॉक टेस्ट के लिए टाइम भी नहीं मिला था। और सिंस मैं हमेशा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती थी, इसलिए वो भी एक कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि हमेशा तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते ही रहते हैं, सडन क्वेश्चंस में हमेशा फेस करती ही रहती हूँ अपनी क्लास में, तो इसके लिए मॉक टेस्ट मुझे नेसेसरी नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं दिया। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो नेसेसरी है, उनके लिए जरूरी है, तो उनको देना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। अगर किसी को लगता है कि मॉक टेस्ट में थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, मॉक टेस्ट देना जरूरी है, तो वो देना चाहिए, वरना वो रिस्क हो जाता है। उपासना, पूछना चाहेंगे कि आपने करंट अफेयर्स को एक तो बताया कि स्टडी आईक्यू आपका एक कांस्टेंट पार्टनर रहा, लेकिन आपने न्यूज़पेपर क्या चूज किया, और स्टेट ओरिएंटेड न्यूज के लिए किस प्रकार से आपने तैयारी की? स्टेट ओरिएंटेड न्यूज के लिए तो हमेशा से ही आसाम ट्रिब्यून बेस्ट है, द आसाम ट्रिब्यून। और मैंने द सेंटिनल भी थोड़ा पढ़ा है, लेकिन रेगुलर मैंने आसाम ट्रिब्यून ही यूज किया है। तो आसाम ट्रिब्यून का जो एडिटोरियल है, और यूट्यूब में अगेन जो न्यूज एनालिसिस अवेलेबल होते थे, मेरे एक सर है उनका न्यूज एनालिसिस आता है, तो उनका न्यूज एनालिसिस भी मैं रोज देखा करती थी।
और खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी, और जो आसाम ईयर बुक है उसको भी पढ़ा है, बहुत थरोली पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पे आसाम के जो हिस्ट्री है, कल्चर है, उसके बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। तो इसीलिए, और मेरे पापा एक्चुअली, मेरे जो पापा है उनको मैं देवता बुलाती हूँ, तो देवता इज एसोसिएटेड विद आसाम साहित्य सभा। सो आसाम साहित्य सभा के जो भी जितने भी मैगजीन्स होते हैं, बुक्स होते हैं, वो घर पे रखते ही है। तो वहाँ पे असम के जो जियोग्राफी है या फिर कल्चर है, हिस्ट्री है, उसके बारे में काफी सारे आर्टिकल्स रेडिली अवेलेबल है मेरे घर में। वो मैं हमेशा से ही, तो कम उम्र से ही मैं वो सब करती थी। वैसे भी मेरा एक बेस डेवलप हुआ स्टेट ओरिएंटेड मेथड्स के लिए, और बाकी तो न्यूज़पेपर है ही। बहुत सुंदर उपासना, मुझे लगता है आपने जितनी भी सारी चीजें बताई हैं सब फेवर कर रही थी आपको इस एग्जाम को इतनी अच्छी रैंक के साथ क्लियर करने के लिए, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे आपके पिताजी की जॉब हो। जी, ये बिल्कुल। उपासना, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप क्या एग्जाम के पहले आपने किया था, और ये कितना जरूरी होता है एग्जाम के पहले? जी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का फैक्टर वहां पे होता है। प्लस आपको कितना कम शब्दों में कितना आप ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो जरूरी होता है। उसके लिए तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका वर्ड लिमिट रहता है। प्लस आपको अपना आंसर जितना हो सके इंफॉर्मेटिव बनाना होता है, टू दी पॉइंट बनाना होता है। कुछ भी आप नहीं लिख सकते एग्जाम में, जो पूछा है वही लिखना पड़ता है। और उसके सपोर्ट में जो क्वेश्चन है, उसके सपोर्ट में, आंसर के सपोर्ट में हमको बहुत सारे पॉइंट्स भी देने पड़ते हैं। तो इसके लिए हम जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब हम लिखने पे आते हैं तब कुछ भी हम नहीं लिख सकते। हो सकता है हम बहुत जानते हैं लेकिन बहुत कम लिखना पड़ता है, और हो सकता है हम बहुत कम जानते हैं लेकिन बहुत ज्यादा भी लिखना पड़ सकता है। इसलिए इस दोनों चीज के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैंने किया भी था आंसर राइटिंग। ऑप्शनल्स के लिए भी किया है, इंग्लिश के लिए भी किया है, जीएस के लिए भी किया था। मैंने खुद से ही किया था, खुद ही पेपर उठा के लेती थी, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर या एपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, और उसको मैं खुद बैठ के 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करती थी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये कितना जरूरी है वो उपासना ने हमें बहुत अच्छे से बताया, एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को किस तरीके से यूज करना चाहिए। उपासना, आपसे पूछना चाहेंगे कि एस्पिरेंट्स के मन में हमेशा ये डिलेमा रहता है कि करंट अफेयर्स कितने टाइम पहले का करना चाहिए, तो आप एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? जी, ये डिफर करता है यूपीएससी और स्टेट पीएससी में। तो मैं एपीएससी के बारे में बोलना चाहती हूँ। एपीएससी में एक प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है एक एग्जाम को कंप्लीट करने में। हमारा जो एग्जाम है सीसी 2018, उसको कंप्लीट होने में लगभग 2.5 इयर्स चला गया। तो वी कैंडिडेट्स वेर एट अ लॉस फ्रॉम विच मंथ टू स्टडी। तो मैंने तो वाइवा के लिए प्रीवियस 6 मंथ्स की जो करंट अफेयर्स थे वो स्टडी किए थे, और मेंस के लिए तो 1 साल के पहले से जितना भी करंट अफेयर्स था वो, स्पेशली इम्पोर्टेंट वंस, सभी नहीं, हर दिन जो आता है वो तो करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जो जो ज्यादा न्यूज में रहता है या फिर जो ज्यादा चर्चित होता है वही मैंने स्टडी किए थे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा उस टाइम में जो सीएए है वो ज्यादा न्यूज में था, और वो एग्जाम में आया भी, जीएस में भी आया और इंग्लिश में भी आया, उसको मैंने थॉरली स्टडी किया था। और जितना हमारा जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है, अगर स्पेस टेक्नोलॉजी, उसके सिंस मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो ये एक वीकनेस था, लेकिन वहां पे मैंने करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है साइंस एंड टेक में उस पर ध्यान दिया, और इसीलिए मैं अटेम्प्ट कर पाई। जो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन था मेंस में, वो भी अटेम्प्ट कर पाई। और क्लाउड बर्स्ट हुआ था अरुणाचल में, तो उसको मैंने ध्यान में दिया। जो ज्यादा न्यूज में होता है, अट्रैक्टिव होता है, उसको ज्यादा ध्यान में देना चाहिए, स्पेशली एपीएससी में। आपने अपनी तैयारी के कई पहलू हमसे शेयर किए, और किस तरीके से हर स्टेज को आपने स्ट्रैटेजिकली डील किया, ये वाकई काबिले तारीफ है। उपासना, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं एस्पिरेंट्स के लिए जो इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं? मेरा ये मानना है कि आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंशियल या सोशल, वो मैटर नहीं करता। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से विलेज से होते हैं या फिर सिटी एरिया से होते हैं, वो मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो है आपका डिटर्मिनेशन, कि जीवन में कुछ कर दिखाने का जो आपका जज्बा है वो ज्यादा मैटर करता है। तो मेरा ये मानना है कि आपको अगर लगता है कि आपको कुछ बनना है जीवन में, तो एक बार जो ठान लिया सो रुकना नहीं चाहिए। बहुत ही सुंदर मैसेज उपासना, बहुत बहुत धन्यवाद उपासना हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आप हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन की एक मिसाल हैं। मुझे लगता है जितने भी एस्पिरेंट्स आज ये वीडियो देखेंगे बहुत ज्यादा मोटिवेशन लेंगे आपकी तैयारी से, आपकी लाइफ जर्नी से। बहुत बहुत धन्यवाद उपासना, और आपको ढेर सारी बधाई आपके आने वाले भविष्य के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।